शहर के बीचों बीच पुलिस स्टेशन था। उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह हमेशा ही पुलिस स्टेशन में खाते पीते रहते हैं और वहाँ के हवलदार से अपने पर्सनल काम करवाते हैं। अरे वाह, आज फिर नया हवलदार ज्वाइन हुआ है। 3 नए हवलदार ज्वाइन हुए हैं जो कि प्रीतम सिंह के सामने खड़े हैं। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? यस सर, आती है। ये लो मेरी कार की चाबी, मेरे घर जाओ। आज मेरी पत्नी को शॉपिंग करने का मूड है, वो जहाँ कहेगी उसे ले जाओ। और तुम, कंधा दबाना आता है? हाँ सर, अपने पिताजी का कंधा दबाया करते थे। चलो तब फिर कंधा दबाओ। तीसरे हवलदार का नाम भूपेंद्र सिंह है जो कि एक छोटे से गांव से है। उसके माता पिता किसान हैं। उन्होंने बहुत मेहनत कर अपना पेट काट काट कर भूपेंद्र सिंह को पुलिस वाला बनाया है। भूपेंद्र सिंह खुद बहुत ही ईमानदार इंसान है। तू तो कोई छोटे से गांव से आया है ना? सुना है तेरे माँ बाप किसान हैं? यस सर, बहुत मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। सब पहले यही कहते हैं, देश की सेवा करेंगे। पहले मेरी सेवा कर। बाजार में किशोर हलवाई से 4 समोसे और तीखी चटनी लेके आ। सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकता, आप उन्हें खुद ले जाइए। पुलिस स्टेशन के सब पुलिस वाले भूपेंद्र सिंह की ओर देखते हैं क्योंकि आज पहली बार किसी हवलदार ने प्रीतम सिंह का काम करने से मना कर दिया है। अच्छा बिटवा, तू अब मेरी पत्नी को शॉपिंग करवाने ले जा, चाबी उसे दे। सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकता, आप उन्हें खुद ले जाइए। तेरी इतनी हिम्मत, निकल बाहर यहाँ से। गेट के बाहर खड़े रह जब तक मैं ऑर्डर न दूं। यस सर। पहली शिफ्ट खत्म हो गई। सब पुलिस वाले घर जाने लगे। भूपेंद्र सिंह सुबह से रात तक वही खड़ा था। वो भी घर जाने लगता है कि तभी प्रीतम सिंह वहाँ आता है। अरे तू कहाँ जा रहा है? तुझे देश की सेवा करनी है ना? रात की शिफ्ट में एक हवलदार बीमार है, उसकी जगह तू डबल शिफ्ट करेगा। प्रीतम सिंह अपना बदला लेने के लिए भूपेंद्र सिंह को डबल शिफ्ट में काम करने के लिए कहता है। पूरी रात भूपेंद्र सिंह ड्यूटी करता है। अगली सुबह भूपेंद्र सिंह बस 3 घंटे के लिए ही घर आता है और फिर काम पर चला जाता है। पुलिस स्टेशन में आते आते भूपेंद्र सिंह को थोड़ी देर हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर प्रीतम सिंह उसे सबके सामने सुनाने लगता है। अगर अगली बार तू लेट आया तो 1 हफ्ते के लिए घर बिठा दूंगा। जा बाहर खड़े हो जा। कल की तरह भूपेंद्र सिंह पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हो जाता है। तेज धूप में भूपेंद्र सिंह गेट के बाहर खड़ा है। हर दिन भूपेंद्र सिंह को धूप में 8-8 घंटे तक खड़े रहना होता है। 15-16 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ रही है और उसमें प्रीतम सिंह कोई भी मौका नहीं छोड़ता भूपेंद्र सिंह की इंसल्ट करने का। प्रीतम सिंह हमेशा ही नए हवलदारों पर अत्याचार करता है। भूपेंद्र सिंह के शरीर को ना ही कोई आराम मिल रहा था और ना ही पूरी नींद हो रही थी। वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। एक दिन, भूपेंद्र, आज शहर में बहुत ट्रैफिक है, तुम जाकर क्लियर करो। सर, 1 हफ्ते से 15-16 घंटे की शिफ्ट करके और धूप में खड़े खड़े मेरा शरीर कमजोर हो गया है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। सब अकड़ निकल गई। ये लो मेरी कार की चाबी और मेरे घर से टिफिन ले आओ। उससे अच्छा होगा कि मैं ट्रैफिक को संभालूं। भूपेंद्र सिंह का शरीर कमजोर हो गया था पर फिर भी वो तेज धूप में काम करने जाता है। भूपेंद्र सिंह 3 घंटे से तेज धूप में खड़ा था। अचानक से उसका सिर घूमने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। भूपेंद्र सिंह के बारे में किसी ने असिस्टेंट कमिश्नर को बता दिया। वो उसे मिलने अस्पताल में आते हैं। सर, लगता है कि पुलिस का काम ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसका शरीर बहुत वीक हो गया है। ऐसा लगता है हर दिन 15-16 घंटे काम कर रहा था और शरीर को आराम न मिलने के कारण चक्कर खा के गिर गया। थोड़े दिन का रेस्ट मिलेगा तो ठीक हो जाएगा। इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज तुम हो ना? मैंने सुना है तुमने इसके साथ क्या किया। नो सर, मैंने तो बस इससे काम करवाया। हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ कैसा काम। तभी भूपेंद्र सिंह को होश आता है और असिस्टेंट कमिश्नर के पूछने पर वो सब सच बता देता है। मुझे तुम पे शर्म आती है। एक इंस्पेक्टर होके अपने जूनियर से पर्सनल काम करवाते हो और कोई ना करे तो उसे टॉर्चर करते हो। आई एम सॉरी सर। सॉरी से काम नहीं चलेगा। गलती की है तो सजा भी मिलेगी। कल से तुम पे विजिलेंस टीम बैठेगी और तुम्हारी फाइल मैं खोलूंगा। प्रीतम सिंह असिस्टेंट कमिश्नर के घर पहुंचा। आ गए प्रीतम, ये लो मेरी बेटी को राइफल शूटिंग के लिए ले जाओ और उसके बाद मेरी बेटी को कॉलेज छोड़ देना और फिर वहीं वेट करके उसे वापस घर भी ले आना। यस सर। ये मैंने क्या कर दिया खुद के साथ? कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आज प्रीतम सिंह को उसके किए हुए सारे अत्याचारों का फल भुगतना था। उसने हवलदारों को नौकर बनाया था। आज वो खुद असिस्टेंट कमिश्नर के घर नौकर बन गया था। रामगंज नाम के गांव में मोहिनी नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी, जो बहुत ही शातिर दिमाग लड़की थी। मोहिनी 19 साल की थी जब वो रामगंज से मुंबई शहर में भाग आई थी।
वहाँ पर आकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी। मोहिनी मुंबई आने के 2 साल पहले की बात है। राजू जो मुंबई में पढ़ाई करता था, कुछ दिनों के लिए वो गांव में आया था। अपने दोस्तों से बातें कर रहा था और बातों बातों में अपने दोस्तों को मुंबई शहर की खासियत बता रहा था। तभी मोहिनी वहाँ से गुजर रही थी तो उसके कानों में राजू के शब्द पड़ते हैं, यार मुंबई जैसा शहर तो हो ही नहीं सकता। क्या लाइफ है वहाँ के लोगों की। राजू के कहे शब्द सुनते ही मोहिनी वहीं पर पास में मंदिर में राजू की बातें सुनने बैठ जाती है। सुबह शाम का तो कुछ पता ही नहीं चलता वहाँ पर तो समझो रात ही नहीं होती। तुम लोगों को पता है, जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है वैसे वैसे लोग बाहर आकर घूमने लगते हैं। मस्ती पार्टी माला माल लोग है यार वहाँ। क्या सच में यार, ऐसी लाइफ तो जिंदगी में एक बार जरूर जीनी चाहिए। हाँ भाई, जरा जमीन पर आ तू। राजू की बात कहा और हमारी बात कहा। हम ठहरे गरीब लोग, मुंबई तक जा भी पाएंगे या नहीं पता नहीं। और बातें करता है कहीं जाने की। जाने के लिए पैसे लगते हैं, पैसे, समझे बेटा। अब बातें कर सारे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी मोहिनी मन ही मन सोचने लगती है कि अब तो मुझे मुंबई शहर में जाना ही होगा। कब से सोच रही थी मैं कि कुछ अलग करूं। बहुत बोर हो चुका है यहाँ पर। अरे गांव में रहना मतलब ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत चलो, वैसे मत चलो, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। इससे अच्छा तो मैं अपने माँ पिताजी को छोड़कर भाग जाऊँ मुंबई शहर। वैसे भी उन्हें कौन सी मेरी ज़रूरत है, सीधे से बात तक नहीं करते मुझसे। मोहिनी को घर में रहना, किसी की बातें मानना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मोहिनी मन ही मन, अरे यार ये माँ बापू की हमेशा की किटकिट, मैं परेशान हो चुकी हूँ इस बात से। मैं हमेशा एक अलग लाइफ जीना चाहती हूँ और मेरे माँ पिताजी वो हमेशा मेरी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। मैं एक लड़की हूँ तो मुझे हमेशा दबाने की कोशिश करते रहते हैं। अब तो मुझे मुंबई शहर जाना ही होगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मोहिनी मुंबई शहर में भाग आती है और वहाँ आते ही ट्रेन से उतरने के बाद मोहिनी के बैग चोरी हो जाती है। तो मोहिनी, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये मेरा पर्स लेकर भाग रहा है, कोई पकड़ो इसे। मोहिनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तभी बहुत सारी भीड़ उसकी तरफ आती है और उस भीड़ के साथ मोहिनी दूसरे ट्रेन में चढ़ जाती है। तो मोहिनी, अरे अरे ये क्या बात हुई भाई, मैं अपने आप ट्रेन में कैसे चढ़ी जा रही हूँ। हटो हटो यहाँ से, मुझे यहाँ उतरना है, हटो। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ चुकी है। राजू ने जो भी बताया था ये तो उससे कई ज़्यादा अलग है। राजू की बातों से मैंने मुंबई का एक अलग ही सपना देखा था और यहाँ तो सब कुछ अलग है। यहाँ रहना मतलब मेहनत करना, हिम्मत जुटाकर काम करना और जो मिले बिना शर्माए काम करना। मोहिनी को समझ में आ चुका था कि यहाँ पर अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग भी हैं। मेहनत के साथ 2 वक्त की रोटी के लिए इस भीड़ में चोरी करने वाले भी कई सारे लोग हैं। अब उसे चुनना था कि वो क्या करेगी कि तभी उसकी मोहन और मारिया नाम की एक लड़की से मुलाकात हो जाती है जो दूसरों को ठगने का काम करते थे। मोहिनी, मोहन और मारिया तीनों का सपना एक ही था, ऐशो आराम में जीना। उनकी अमीर बनने की इच्छा और आराम में जीने की चाह उन्हें बुरे रास्ते पर ले आई थी। एक दिन मोहन भागते हुए मोहिनी और मारिया के पास आता है और उनसे, मारिया, एक बहुत अच्छा बकरा फंसा है हमारे चंगुल में, बहुत सारा पैसा मिलेगा। मैं कई दिनों से उस पर नजर रखकर हूँ। मतलब? अरे मतलब अपना अगला टारगेट, अगला शिकार, हम जिसे ठगने वाले हैं। कौन है वो? श्री रवि। कौन है ये और अब हमें क्या करना होगा? वो एक करोड़पति है, करोड़पति। हमें उसका बेटा मैक, जो दिमाग से थोड़ा कम है, उसे फंसाना है। हमें इस बार चोरी नहीं करनी, हमें इस बार कुछ अलग करना है। अलग? अलग क्या? मोहन सबको अपने पास बुलाता है और उनके कान में कुछ कहता है। अब उस दिन के बाद मोहन और मारिया मोहिनी के माता पिता बनकर बड़े प्यार से रहने लगे। बार बार किसी न किसी कारणवश वो श्री रवि के सामने आने लगे और अपनी अच्छाई दिखाने लगे, अपनी गरीबी दिखाने लगे, अपनी सच्चाई दिखाने लगे। वो इस तरह से पेश आते थे
कि मानो दुनिया में उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। पैसा तो नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी वो गरीबों के लिए काम करते हैं। और यही बात श्री रवि के मन को भा जाती है और वो एक दिन मोहिनी से, बेटा कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम कामिनी है। मैं यही पास झोपड़पट्टी में रहती हूँ अपने माँ पिता के साथ। अच्छा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? श्री रवि के ऐसे कहते ही मोहिनी रोने का नाटक करने लगती है। और सर, हम गरीबों को जो भी काम मिले वही करना पड़ता है और जो मिले उसी में अपना जीवन बिताना पड़ता है। अब धीरे धीरे श्री रवि मोहिनी के बारे में अपने बेटे मैक्स के लिए सोचने लगता है। वो मन ही मन, अरे ये लड़की तो सुंदर है, साथ ही सच्चे मन की भी। गरीब है तो क्या हुआ, कम से कम मैक का संसार तो बस जाएगा। वैसे भी मैक से कोई शादी नहीं करना चाहता। अब एक दिन श्री रवि मोहिनी के घर जाते हैं। उन्हें सामने देख मोहन और मारिया हड़बड़ा कर उठते हैं और हाथ जोड़ते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं कि तभी श्री रवि मोहन से, नमस्ते, मेरा नाम श्री रवि है। मैं कई दिनों से आपकी बेटी कामिनी को देख रहा हूँ। मुझे कामिनी बहुत पसंद है। क्या मेरे बेटे मैक के लिए मैं कामिनी का रिश्ता लेकर आया हूँ। श्री रवि की बातें सुनकर मोहन, सेठ जी, लेकिन हम लोग तो, आप सोच विचार कर बताइएगा, हमें कोई जल्दी नहीं है। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि हम लोग कहा और आप लोग कहा, आप ठहरे बड़े लोग। मैं जानता हूँ अगर मोहिनी मेरी बहू के रूप में हमारे घर आए तो हम समझेंगे कि हमारे घर में साक्षात। मोहन बेझिझक हाँ कर देता है और कुछ ही दिनों में मोहिनी की शादी मैक्स के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के दूसरे दिन ही मोहिनी रात के समय सबको खाने में नींद की दवा खिलाती है और जैसे ही सब सो जाते हैं वो धीरे से उठकर मोहन और मारिया को घर में ले लेती है और तीनों मिलकर पैसे, जेवर जो भी मिले वो लेकर वहां से सुबह होने से पहले ही भाग जाते हैं। अब सुबह उठते ही सबको पता चल जाता है कि घर में चोरी हो चुकी है और चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी बहू कामिनी है। वो पुलिस केस करते हैं, लेकिन मोहिनी, मोहन और मारिया शहर को छोड़कर भाग चुके थे। अब श्री रवि मन ही मन, इस कामिनी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल उसे जरूर ढूंढ कर निकालूंगा। अब वो दूसरे शहर जाकर फिर से यही सब करते हैं। कभी मोहिनी बहू बनती तो कभी मारिया, ये चलता ही जा रहा था। अब पूरे देश में इस टोली की खबर फैल चुकी थी, लेकिन वो बड़ी ही सफाई के साथ अपना काम कर वहां से भाग निकलते। कभी अमीर बनते, कभी गरीब, तो कभी मिडिल क्लास बन लोगों को ठगने का काम करते। जब तक लूट का पैसा है तब तक वो दूसरे इंसान की खोज करते और आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करते। रात को क्लब में जाना, होटल में खाना, बंगलों में रहना, यही सब चल रहा था। लेकिन दूसरी ओर मोहन, मोहिनी और मारिया की असली फोटो पुलिस के पास पहुंच चुकी थी। एक दिन की बात है, मेहरानगढ़ नाम के गांव में सुशील नाम का एक बहुत ही अमीर इंसान रहता था, जो इस बार तीनों के हाथों ठगने वाला था, जो PSI भी था। लेकिन ये बात मोहन को पता ही नहीं चल पाई। अब धीरे धीरे हमेशा की तरह तीनों ने मिलकर अपना जाल डालना शुरू किया। लेकिन सुशील बहुत ही ज्यादा होशियार था। उसने मोहन को देखते ही पहचान लिया और मन ही मन, हाँ, अब मैं इन सबको रंगे हाथ पकड़ूंगा। दिन बीतते गए, शादी का दिन आया। बड़े ही सीधे सादे तरीके से शादी संपन्न हुई। शादी के दूसरे ही दिन मोहिनी ने सबको खाने में नींद की दवाइयाँ मिलाई और अब सब लोग सो चुके हैं। ये देख मोहिनी मोहन को कॉल करती है, मोहन, सब सो चुके हैं, तुम लोग जल्दी आ जाओ। मोहन और मारिया घर के अंदर चले जाते हैं। तीनों मिलकर अपना काम शुरू करते हैं। चोरी कर वो घर के बाहर आते हैं कि तभी पुलिस उन्हें चारों ओर से घेर लेती है और मोहिनी कुछ बोलने की कोशिश करने लगती है। हाँ आप लोग, मोहिनी कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था, अपने चंगुल में फंसा लिया था। उन्हें देख सुशील, बहुत दिनों से तलाश थी आप तीनों की। बहुत सारे लोगों की बहुरानी बन चुकी है ना आप। अब चलिए अपने असली ससुराल। जेल की हवा लगते ही मोहिनी को अपने माँ पिता की बातें याद आने लगती है
और अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो रोते रोते अपनी सोच पर पछतावा करते करते अपनी जिंदगी बिता रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चोर चाहे कितनी भी सफाई के साथ काम करे, लेकिन कभी ना कभी वो पकड़े ही जाते हैं।